हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर क्लास 12th के इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स देख रहा था और मैंने ये नोटिस किया कि उनमें एक ख़ास चीज़ मिसिंग हो रही है। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें वो लोग जो है टेक्स्ट को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी क्लासों में ऐसा नहीं होता है। बड़ी क्लासों की कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो बदल जाती है। जैसे लोअर क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज देयर इज ए चैप्टर दैट वंस देयर वाज ए मिल्कमैन, वन डे हिज काउ वाज इन बैड मूड, इट सैट ऑन इन द मिड ऑफ द रोड लाइक दैट। एंड फिर उस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाई द काउ इज इन बैड मूड। बट इन क्लास 12 और उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या रहती है? सबसे पहला है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या रहती है कि आपको जो लिखा हुआ है, आपको बियॉन्ड द बुक जाना होता है। उसमें जो टेक्स्ट है उसका सिंपल मीनिंग जो है वो नहीं होता है, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है, वहां तक आपको पहुंचना है। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन। जो भी वहां पर बात लिखी गई है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इन्फेरेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, और बियॉन्ड द बुक आपको जाना है, कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना है। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूरा चैप्टर जो है उसमें 3 या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी स्कोरिंग जो है वो कम होने का कारण भी ये रहती है कि आप बियॉन्ड द बुक नहीं जा रहे हैं, आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्या मीनिंग है, या कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और वहीं आपसे चूक हो जाती है। तो जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें से क्वेश्चन में से नंबर आपके कट जाते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस एक्सट्रैक्ट में नहीं मिलेंगे, और इवन चैप्टर में भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। दूसरा जो है बड़े क्वेश्चंस में 30 to 40 वर्ड्स वालों में और 120 वर्ड्स वालों में बड़े क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो उसमें फिर आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है उस बात का कि ये कैसे हुई थी। तो ये बहुत छोटा है। हर चैप्टर में, हर एक चैप्टर में 3 या 4 बातें ऐसी होती है, और ये मैं कहूँ तो सिर्फ आपको 3 या 4 बातें ही याद रखनी होती है। यदि आप अपने क्वेश्चंस में आंसर देते वक्त आंसर स्क्रिप्ट में उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्कोरिंग एकदम से हाई हो जाती है। आपका एग्जामिनर जब जो आपकी कॉपी चेक करता है वो आपकी सिंपल लैंग्वेज नहीं चाहता है कि फ्रेंच क्या कर रहा था, कि मिस्टर एम हैमिल क्या कर रहे थे। वो डेप्थ में जाना चाहता है, वो आपके लैंग्वेज की ग्रेविटी चेक करना चाहता है, और वो लैंग्वेज की ग्रेविटी ऐसे नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चैप्टर बना दिए जाएं। बहुत छोटे छोटे से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें स्टोरी कोई खास नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखी है स्टोरी। कहाँ से कैसे है उसमें तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है, या इसका अंदर की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ब्रीफली एक बार स्टोरी को हम वो कर लेते हैं। तो राइटर जो हैं इसके अल्फांस डोडे हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं ये। और ये कहानी जो है इसका प्लॉट सेट किया गया है फ्रांस के 2 शहर हैं, लॉरेंस और एक अल्सास है और लॉरेंस में, वहाँ पर। और उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकंड, और बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क के लीडरशिप में जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। अब वहाँ पर जर्मन सोल्जर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चैप्टर में ऐसा दिया हुआ है। और जर्मन लोगों का वहाँ पर राज होने से, विक्ट्री होने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई है।
और बदलने से क्या क्या कॉमन पीपल पर क्या क्या फर्क पड़ा है। किसी भी क्षेत्र में जब कोई क्षेत्र किसी दूसरे द्वारा विजिट कर लिया जाता है कोई कंट्री, तो वहाँ के सोशल लाइफ पे, वहाँ के कॉमन पीपल पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। तो स्टोरी शुरू यूँ होती है कि एक स्कूल गोइंग बॉय है फ्रेंच, वो जाता है, उसका मन नहीं है स्कूल जाने का। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो वो खुद ही थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्टेड कम है, दूसरा कि उसको पार्टिसिपल के रूल्स याद करने के लिए बोला था टीचर ने, एम हैमिल ने, तो वो उसने किए नहीं, तो उसे पता है कि जाते ही पिटाई होने वाली है, रूलर लेना पड़ेगा। और तीसरा कि आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, बाहर जो है बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं और जर्मन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, तो वो उनको देखना चाहता है। एनीवे वो स्कूल के लिए थोड़ा लेट से रवाना होता है, तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा होता है। तभी टाउन में स्क्वायर पे, चौराहे पे जहाँ टाउन हॉल होता है, बुलेटिन बोर्ड लगा है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आजकल तो जैसे न्यूज़ के लिए बहुत सारे टीवी चैनल हैं और भी मीडियाज़ हैं, बट पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर होता था और वो भी सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो बीच में शहर में कहीं टाउन हॉल के बाहर न्यूज़पेपर्स को चिपका देते थे, तो लोग बाग वहाँ से पढ़ लेते थे। और भी कोई सरकारी गवर्नमेंट के नोटिस वगैरह होते थे, सूचनाएं होती थी, वो वहाँ चिपका दी जाती। तो वहाँ पर वॉचर खड़ा है जो कि ब्लैक स्मिथ है, और उसका अप्रेंटिस यानी उसके नीचे ट्रेनिंग लेने वाला खड़ा है। और वॉचर उसको कहता है, एक्चुअली वो टॉन्ट कर रहा है कि यू हैव एम्पल टाइम टू देयर, तो आपको आप आराम से जाओ, वहाँ खूब टाइम है, अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उसने क्यों कही, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। फिर वो स्कूल पहुँचता है तो यूजुअल डे की तरह नहीं होता है, शोर शराबा नहीं होता है, एकदम शांति होती है। और जब क्लासरूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ गांव वाले भी बैठे हैं और मेयर बैठा है, पुराना जो ओल्ड पोस्टमैन है वो बैठा है, और हॉजर बैठा है, इस तरह के कई लोग वहाँ पर बैठे हैं और क्लास बिल्कुल शांत है। क्लास में वो चला जाता है, मिस्टर एम एम एल उसको डांटते भी नहीं है, लेट आने के लिए भी नहीं डांटते हैं। और तब क्लास उनकी शुरू होती है और तब वो ये कहते हैं मिस्टर एम हेमिल कि भैया बर्लिन से मैसेज आ गया है, अब यहाँ फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनों का इधर आधिपत्य हो गया है। सो क्योंकि वो फ्रेंच टीचर हैं तो ये उनका लास्ट लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा। तो यहाँ ये जो टाइटल है लास्ट लेसन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा कहानी को एक बार समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद में मिस्टर एम हेमिल उनको कुछ बातें बताते हैं। तो सबसे पहले वो बात बताते हैं कि भाई एक सीखने का समय है और बच्चों को सीखना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें लापरवाही करते हैं। बच्चे खुद इंटरेस्टेड नहीं होते, माँ बाप भी उनको दूसरे कामों में, खेत खलिहान के काम में लगा देते हैं, और कभी कभी टीचर भी उनसे पौधों में पानी दिलवाता है अपने गार्डन में, या फिर फिशिंग पर चला जाता है। तो तीनों को ही वो जिम्मेदार बताता है, बट वो ये कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ये भी बताता है कि देखो कैसे समय पास हो गया और आज उनका अंतिम लेसन है। मतलब अब यदि आप इम्पोर्टेंस उसकी समझ रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, तो अब पढ़ाई ही नहीं जाएगी, तो टाइम जो आपका बीत गया है वो वापस नहीं आने वाला है। तब फ्रेंच को बहुत सी बातें रियलाइज होती है और वो सीरियस हो जाता है और उसे लगता है, थोड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। और उसके बाद में जब वो टेक्स्ट को रीड करने के लिए कहते हैं तो होजर वहाँ अपनी प्राइमर लेके बैठा है। प्राइमर एक बुक आती है जिसमें अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे रहते हैं, वो बैठा रहता है और सभी लोग पढ़ते हैं। तब फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच को एक क्वींग सुनाई देती है कबूतर की, वहाँ पे पिजन्स जो है क्वींग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, फ्रेंच ये सोच रहा है मन में कि क्या पिजन से भी जर्मन जो है जर्मन में क्वींग करवाएंगे या सिंगिंग करवाएंगे क्या, ऐसा वो वहाँ पर सोचता है।
उसके बाद में मिस्टर हॉजर जो हैं वो कुछ पार्टिसिपल्स के रूल पूछते हैं फ्रेंच से, जो उसको आते नहीं है, फिर उसको रिग्रेट होता है, और लास्ट में वो थोड़ा सा मदर टंग के बारे में बताते हैं। तो एक बड़ी लाइन वहाँ इम्पोर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि योर मदर टंग इज़ की टू फ्रीडम, कि आपकी फ्रीडम की चाबी जो है वो मदर टंग है। यदि आप मदर टंग को होल्ड करके रखते हो तो आपका कोई ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस तरह लास्ट में वो क्लास डिसमिस कर दी जाती है। मिस्टर हैमिल जो हैं वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और बस सिर्फ इतना ही कहते हैं, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, ऐसा बोल के वो कर देते हैं। अब बेटा इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब जैसे इस पर क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ जो इसके सेंट्रल आइडिया हैं, इस चैप्टर के सेंट्रल आइडियाज हैं वो चैप्टर। पहला है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। मिस्टर एम हैमिल और गांव वालों को ये रियलाइज होता है कि जब दूसरे देश का कोई व्यक्ति अपने ऊपर राज्य करता है, या अपने स्टेट को या कंट्री को कन्कर कर लेता है, या उनके रूल्स फिर लगने चल जाते हैं, अपनी फ्रीडम चली जाती है, तो उससे कितना नुकसान होता है और क्या क्या हमको करना पड़ सकता है। हमारी अपनी लैंग्वेज ही छीन ली गई है, और अब हमको वो करना पड़ेगा जो ये जर्मन्स कहेंगे। तो पैट्रियोटिज्म जो है, इसकी इस पूरे चैप्टर में ये एक थीम चल रही है। पैट्रियोटिज्म यदि फ्रेंच लोगों में होता तो वो इतनी आसानी से जर्मनों को जीतने नहीं देते, या कोई भी कंट्री इस सिचुएशन में है, किसी भी कंट्री में रहने वाले वहाँ के सिटीजन जो हैं उनमें पैट्रियोटिज्म होना बहुत ज़रूरी है, देशभक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थीम जो है पूरे चैप्टर में इको होती है। दूसरी जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। जैसा कि मिस्टर एम हैमिल ने कहा कि योर मदर टंग, योर लैंग्वेज इज की टू फ्रीडम। सिंपली यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आता है कि आप लव, आपकी मदर टंग के प्रति आपका लव और रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी मदर टंग आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, और जब तक आप उसको रखते हैं जिंदा, तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज इसका उदाहरण देख सकते हैं, आपको शक्तिशाली बनना है तो अपनी लैंग्वेज को, जैसे चाइना है, चाइना में दूसरी लैंग्वेज नहीं चली, वो चाइना को पकड़ के रखे हुए हैं। इंडिया में हमने इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दे दिया है, तो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहिए कभी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हो गया पैट्रियोटिज्म, दूसरा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। तीसरा जो सब थीम इसकी निकल के आती है वो है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है? शोविनिज्म का मतलब उग्र राष्ट्रवाद, थोड़ा सा कट्टरता की तरफ, और भाषाई। तो लैंग्वेज को लेकर जो शोविनिज्म है उसके बारे में यहाँ इस चैप्टर में बात की गई है। मतलब इसका ये है कि यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे विन कर जाता है, तो उसकी विक्ट्री उसको मिल जाती है, तो वो अपनी लैंग्वेज उस पर थोप देता है। तो ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश भाषा हम पर थोप दी। उन्होंने उस समय ऐसी ही शिक्षा पद्धति लगाई जिससे कि इंग्लिश भाषा का भारत में व्याप्त हो गई। क्लियर? इसका दूसरा उदाहरण आप देखिए, जैसे साउथ इंडिया में कहीं कहीं एक दो स्टेट में हिंदी भाषा का प्रोटेस्ट किया जाता है, विरोध किया जाता है वहाँ पे हिंदी भाषा को लेकर। वो कह रहे हैं कि हिंदी हम पर मत थोपिए। तो दोनों तरह के शोविनिज्म है, वहाँ वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा उग्र हैं कि हम यही सीखेंगे, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, जबकि लैंग्वेज जोड़ने का काम करती है और हिंदी उन पर थोपी नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ जर्मन और फ्रांस वाले केस में फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी जाती है और जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई वहाँ पर होनी है। तो वहाँ ज़बरदस्ती ये काम हो रहा है। ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, भाषाई कट्टरता आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? भाषा को लेकर। तीसरा इसमें देखो, पहले फ्रेंच के बारे में जब चैप्टर शुरू होता है, ये मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूँ आपको बेटा,
चैप्टर जब शुरू होता है तो थोड़ा सा फ्रेंच जो है रिलक्टेंट है इसको लेकर, स्कूल जाने को लेकर। मौसम उसको अपीलिंग है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जर्मन सोल्जर वो कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जैसे जेसीबी की खुदाई, जेसीबी खुदाई करती है तो सारे लोग देखने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह उसका भी मन उसको जर्मन सोल्जर्स की ड्रिल को देखने का हो रहा है। और इसके बाद में मिस्टर एम हैमिल क्लास में भी ये कहते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें हम डिले कैसे करते हैं। कभी कभी बच्चे खुद डिले करते हैं काम करने में या लर्न करने में, कभी कभी टीचर जो है वो फिशिंग पे चला जाता है या बच्चों को दूसरे काम में लगा जाता है, और कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को दूसरे और घरेलू कामों में कर देते हैं। इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन उसमें हो रहा है, मतलब काम को डिले करने की हो रही है। तो 4 पॉइंट बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। पहला पॉइंट है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। दूसरा है रेस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, मदर टंग। और तीसरा है इसके अंदर लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। और चौथा है इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप अपने आंसर्स में इसको, इन 4 वर्ड्स को शामिल कीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए और उस क्वेश्चन को इन 4 थीम में से एक थीम के ऊपर जोड़कर अपना आंसर लिखिए। आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 5.5 और 6 तक मार्क्स आ सकते हैं आपकी लिंग्विस्टिक हुई तो। और इसी तरह जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली नहीं होंगे क्वेश्चन, वो इन्हीं पर आधारित होंगे। वो घुमा कर आएंगे क्वेश्चन कि क्या ये लिंग्विस्टिक शाओइज्म है, क्या ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, इसमें कौन सा फ्रेंच नहीं जाना चाह रहा है तो इसमें उसका कौन सा इमोशन आ रहा है, और उसमें ऑप्शन में प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया तो वो आंसर आप नहीं कर पाओगे इस तरह से। या फिर जो 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना होता है, उनमें भी ये 4 वर्ड आप याद रखिए और इनसे रिलेट करके अपना आंसर लिखिए, तो फुल में से फुल मार्क्स आपके आएंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी स्टोरी के गो थ्रू आप हो जाएंगे, टेक्स्ट पढ़ लीजिए, आपके टीचर ने भी समझाया होगा। एक बार टेक्स्ट पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल आइडिया जो इस चैप्टर के हैं ये 4 पॉइंट है। पैट्रियोटिज्म, रेस्पेक्ट फॉर द मदर टंग, और इम्पोर्टेंस फॉर द मदर टंग या इम्पोर्टेंस फॉर द एजुकेशन, और लिंग्विस्टिक शोविज्म, और लास्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। लास्ट लेसन जो टाइटल है, अब देखिए टाइटल में क्या है कि हम कोई काम करते हैं उसमें एक लास्ट स्टेप आ जाता है, लेकिन यदि हम उस काम को डिले करते जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास अंतिम क्षण ही होगा। तो ये लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन ये कह रहा है कि जो हमारे पास अवसर था उसका द एंड आ गया, जो सीखना है आज सीख लो। तो ये एक आयरनी भी है कि क्लास 12 की फ्लेमिंगो का पहला ही चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, इस तरह से। तो मैं बच्चों आशा करता हूँ कि आप जब अपने आंसर्स लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और स्कोरिंग जो है वो फिर आपका हो जाएगा। सिंपली आप इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल अपने आंसर्स में नहीं करते हैं तो उसमें स्कोरिंग फिर अच्छी टीचर आपको देगा नहीं। किसी भी तरह से कीजिए, अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करके ये चारों उसमें शामिल करने की कोशिश कीजिए। 2 कैरेक्टर हैं इसमें, एक टीचर है मिस्टर एम हैमिल और दूसरा है स्टूडेंट है जो फ्रेंच है। इन्हीं के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट की गई है। ठीक है, आपको ये ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं दूसरे चैप्टर्स पे भी आपको उसका सेंट्रल आइडिया और बियॉन्ड द बुक क्या हो सकता है ये मैं लेकर आ सकूं। थैंक यू।